आज हम देखेंगे इस लेक्चर में ऑप्टिकल प्रॉपर्टी, ठीक है ना। जो हम मोनोसेक्राइड पढ़ रहे थे, अभी तक मोनोसेक्राइड, तो उसी हम ऑप्टिकल प्रॉपर्टी की बात करेंगे इस लेक्चर में। सो स्टार्ट करते हैं। ऑल मोनोसेक्राइड एक्सेप्ट डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन आर ऑप्टिकली एक्टिव। आपको पता होगा जो डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन है, अगर आपको एग्जाम्पल इसका स्ट्रक्चर याद हो तो CH2OH, यहाँ पे आपका C डबल बॉन्ड O, फिर आपका CH2OH। जो आपके पास डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन है, ठीक है ना, जो आपके पास डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन है, तो ये क्या है, इसमें कोई भी कार्बन 3 कार्बन में से कोई भी कार्बन कायरल नहीं है, ठीक है ना। ओके, तो ये ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होता है, ये ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है। ओके, ऑप्टिकली एक्टिव में पहला बात कि वो कायरल होना चाहिए, ठीक है ना। उसमें कोई एक कायरल कार्बन होना चाहिए, एक कायरल कार्बन तो होना चाहिए। इसमें कोई कायरल कार्बन नहीं है, तो ये ऑप्टिकली एक्टिव इनएक्टिव है, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है। ऑप्टिकली एक्टिव होने के लिए क्या होना चाहिए, तो कोई भी एक कार्बन कायरल होना चाहिए, ठीक है ना। अब ऑप्टिकल एक्टिव क्या है ये देखेंगे अभी। व्हाट डज इट मीन ऑप्टिकल एक्टिविटी का मतलब क्या है, ऑप्टिकल एक्टिविटी का क्या मतलब है। व्हेन एन प्लेन पोलराइज लाइट, आप तो जानते होगे PPL लाइट, ठीक है ना। जब PPL लाइट को पास कराओगे, पास थ्रू दी सॉल्यूशन कंटेनिंग मोनोसेक्राइड, एक सॉल्यूशन ले लो मोनोसेक्राइड का, एक सॉल्यूशन ले लो कि जिसका मोनोसेक्राइड का, ग्लूकोज फ्रक्टोज आप कुछ भी ऐड कर लेना, ठीक है। तो क्या करना है, उसमें से आपको पास करानी है PPL लाइट, आपको PPL लाइट प्लेन पोलराइज लाइट को पास करवानी है। फिर जब आप पास कराओगे PPL लाइट को, तो क्या आपका जो सॉल्यूशन जो है ना, आपका जो सॉल्यूशन है वो क्या करेगा, इट रोटेट्स द प्लेन ऑफ लाइट, इधर टुवर्ड्स राइट और लेफ्ट। पीपीएल लाइट के प्लेन को, ठीक है ना, पीपीएल लाइट के प्लेन को, इसके प्लेन को, सॉरी, प्लेन को, PPL लाइट के प्लेन को ये राइट की ओर क्या कर देगा, रोटेट कर देगा, ये तो लेफ्ट की ओर रोटेट कर देगा, ठीक है। जब आप पीपीएल लाइट को पास करवाते हो, अपने सॉल्यूशन के थ्रू, जिसमें आपका मोनोसेक्राइड है, तो वो क्या करेगा, अगर वो ऑप्टिकल एक्टिव है तो उस पीपीएल लाइट के प्लेन को वो राइट या तो लेफ्ट रोटेट कर देगा। इफ द प्लेन पोलराइज्ड लाइट रोटेट्स द लाइट टू दी टू दी मॉलिक्यूल, इट इज सेड टू बी डेक्स्ट्रो रोटेटरी। हाँ, अगर ये राइट की ओर मोड़ता है तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी बोलोगे, और लेफ्ट की ओर मोड़ता है तो आप इसको लीवो रोटेटरी बोलोगे, ठीक है। लीवो रोटेटरी, लेफ्ट की ओर मुड़ेगा तो लीवो रोटेटरी, राइट की ओर मुड़ेगा तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी। और डेक्स्ट्रो रोटेटरी को शो करने के लिए हम स्मॉल डी का यूज़ करते हैं, और लीवो रोटेटरी के लिए स्मॉल एल। ये तो बातें हमने पहले भी कर रखी जब हम अमाइनो एसिड पढ़ रहे थे, ठीक है। लीवो रोटेशन इज नोटेटेड बाय माइनस साइन इंडिकेट कर सकते हो, तो एल से इंडिकेट कर सकते हो लीवो रोटेशन को। फॉर एग्जाम्पल, जो पास डी ग्लूकोस है, डी ग्लूकोस डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है। जो डी ग्लूकोस है आपके पास, वो है डेक्स्ट्रो रोटेटरी। भाई जो आपके पास डी फ्रक्टोस है वो आपका लीवो रोटेटरी है। डी ग्लूकोस आपके पास डेक्स्ट्रो रोटेटरी मीन्स वो राइट की ओर मोड़ देगा, ठीक है ना। पीपीएल लाइट की प्लेन को राइट की ओर मोड़ देगा, ठीक है ना। और जो डी फ्रक्टोस है वो पीपीएल लाइट की प्लेन को लेफ्ट की ओर मोड़ेगा। Thus, optical activity is it is the ability of the solution to rotate the plane polarized light, that is PPL, ठीक है ना। PPL को, प्लेन पोलराइज्ड लाइट को मोड़ने की एबिलिटी, और कितना मोड़ेगा वो डिपेंड करता है, ठीक है। द डिग्री ऑफ रोटेशन ऑफ द लाइट बाय सॉल्यूशन कैन बी डिटरमाइंड बाय एन इंस्ट्रूमेंट नोन एज पोलैरीमीटर, और उसको आप पोलैरीमीटर के थ्रू नाप सकते हो कि कितना मोड़ा है, कितना राइट की ओर, कितनी डिग्री राइट मोड़ दिया है, तो कितना डिग्री लेफ्ट मोड़ दिया। तो इस चीज़ को आप मापने के लिए क्या यूज़ करते हो, पोलैरीमीटर। अब देखो, फॉर एनी मॉलिक्यूल टू बी ऑप्टिकली एक्टिव इट मस्ट पोजेसेस टू स्ट्रक्चरल फीचर। कोई भी मॉलिक्यूल, लेट सपोज हम बोलते हैं कि ग्लूकोज ऑप्टिकल एक्टिव है, ठीक है ना, ग्लूकोज इज ऑप्टिकली एक्टिव, ठीक है, हम बोल रहे हैं ग्लूकोज इज ऑप्टिकली एक्टिव। तो इसका क्या मतलब है, अगर ग्लूकोज ऑप्टिकली एक्टिव है तो उसमें कम से कम एक या तो एक से ज़्यादा कायरल सेंटर होना चाहिए। तो हाँ, होता है ग्लूकोज में कितने कायरल सेंटर होते हैं, 4,
ग्लूकोज में 4 कायरल सेंटर होते हैं, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 कार्बन होते हैं ऐसे। ऊपर वाला तो कायरल नहीं होता, नीचे सबसे नीचे वाला भी कायरल नहीं होता, बाकी ये बीच के चारों कायरल सेंटर होते हैं ग्लूकोज में। समझ रहे हो? ठीक। हाँ। और हाँ, कायरल सेंटर होना चाहिए, कायरल सेंटर होना चाहिए, तो है ग्लूकोज में कायरल सेंटर। और लैक ऑफ प्लेन ऑफ सिमिट्री मीन्स प्लेन ऑफ सिमिट्री नहीं होनी चाहिए, प्लेन ऑफ सिमिट्री नहीं होनी चाहिए, प्लेन ऑफ सिमिट्री नहीं होनी चाहिए। जहाँ कि आप इसको देख पा रहे हो, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन को डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन को अगर आप इस प्लेन से काटोगे, अगर आप इसको इस प्लेन से काटोगे, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन को इस प्लेन से काट दो, तो ये दो इक्वल हाफ में बढ़ जाएगा, ठीक है। इस प्लेन से काटोगे तो जो ऊपर वाले पार्ट है और जो नीचे वाला पार्ट है, क्या है वो बिल्कुल एक दूसरे के बराबर ही है, तो ये इसको इक्वल हाफ में बांटता है। तो आपके पास इसमें क्या नहीं होना चाहिए, प्लेन ऑफ सिमिट्री नहीं होनी चाहिए। इस प्लेन के अराउंड सिमिट्री आपको देखने को मिलेगा डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन में, तो ये सिमिट्रिक है, ये प्लेन ऑफ सिमिट्री पाई जाती है डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन में। तो ये तो हमने बात की, ये तो ऑप्टिकल एक्टिव नहीं है, ठीक है। ऑप्टिकली एक्टिव है अगर कोई कंपाउंड अगर ऑप्टिकली एक्टिव है तो उसके अंदर दो फीचर होने चाहिए। पहला, उसके अंदर कायरल कार्बन होना चाहिए, उसके अंदर कायरल सेंटर होना चाहिए, एक या तो एक से ज़्यादा चलेगा, ठीक है ना, एक तो होना ही चाहिए। और प्लेन ऑफ सिमिट्री नहीं होनी चाहिए, ये दो बातें होगी तो हाँ तब बोलेंगे हाँ वो ऑप्टिकली एक्टिव है। मोनोसेकेराइड पोजेसेस बोथ फीचर्स, मोनोसेकेराइड में आपको दोनों चीज़ें मिल जाएंगी कि ये कायरल सेंटर भी है उसके अंदर और क्या ये प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट भी है, ठीक है ना। सभी मोनोसेकेराइड में नहीं, सभी मोनोसेकेराइड में नहीं, जैसे कि हमने देखा डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन इसमें नहीं होता, ठीक है। सच मॉलिक्यूल आर नोन एज कायरल, ठीक है, जिसमें ये दोनों चीज़ें होती है। द मॉलिक्यूल्स विच डू नॉट पोजेसेस वन और बोथ ऑफ द फीचर, कोई ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें या तो एक कोई इन दोनों में से दोनों ही फीचर ना हो, या तो कोई एक फीचर ना हो, तो उनको हम बोलेंगे एक कायरल। एक कायरल आप किसको बोलोगे, जिसमें कोई कायरल सेंटर ना हो, या तो जिसमें कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री ना हो, या तो जिसमें दोनों ही चीज़ें ना हो, ना कोई कायरल सेंटर हो ना कोई सॉरी प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट होनी चाहिए। अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री है, अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री है तो उसको बोलेंगे एक कायरल। अगर कायरल सेंटर एब्सेंट है तो बोलेंगे एक कायरल। अगर कायरल सेंटर एब्सेंट है और प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, एक साथ दोनों चीज़ें हैं, मीन्स कायरल सेंटर प्रेजेंट है और प्लेन ऑफ सिमेट्री भी प्रेजेंट है, सॉरी उल्टा बोल दिया, कायरल सेंटर एब्सेंट है और प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, तो बोलेंगे एक कायरल, ठीक है। फॉर एग्जांपल डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन में कायरल सेंटर नहीं है, प्लेन ऑफ सिमेट्री है, ठीक है ना। डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन में कायरल सेंटर नहीं होता है और प्लेन ऑफ सिमेट्री होती है, लेकिन प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होनी चाहिए अगर आपके पास मॉलिक्यूल एक कायरल है तो अगर मॉलिक्यूल कायरल है तो प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट होनी चाहिए। Optically active compounds exist as stereoisomeric pair or enantiomer। enantiomer जानते हो ना, ये पेयर ऑफ कंपाउंड होते हैं। enantiomer आर द पेयर ऑफ कंपाउंड विच आर mirror image of each other and their mirror image is superimposable, ठीक है। जैसे कि आप बात कर लोगे सॉरी उनका मिरर इमेज सुपर इम्पोजेबल ना हो, ठीक है ना, सुपर इम्पोजेबल ना हो सके। जैसे कि आप बात करोगे बात कर रहे थे हम डी ग्लूकोज की और एल ग्लूकोज की, डी ग्लूकोज और एल ग्लूकोज, तो क्या लगता है आपको दोनों मिरर इमेज है एक दूसरे के? जी हाँ ज़रूर है, डी ग्लूकोज और एल ग्लूकोज एक दूसरे की मिरर इमेज है। और दूसरा बात कि जो डी ग्लूकोज है और एल ग्लूकोज है उसको अगर सुपर इम्पोज करना चाहोगे, डी ग्लूकोज और एल ग्लूकोज को सुपर इम्पोज करना चाहोगे तो वो सुपर इम्पोज नहीं होगा, ठीक है ना, वो सुपर इम्पोज नहीं होगा आपस में। तो यही दोनों टर्म के लिए हमारे पास है इनएंशियोमर। अगर ये दोनों प्रॉपर्टी वैलिड है तो बोलेंगे ये दोनों इनएंशियोमर है। डी ग्लूकोज और एल ग्लूकोज आपस में मिरर इमेज है, जी हाँ है। और दूसरी क्या कि ये दोनों एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज ना हो सके, तो बोल देंगे हम उसको कि ये दोनों आपस में इनएंशियोमर है। The pair consisting of molecule which are non superimposable, जो सुपर इम्पोज ना हो सके, ठीक है ना। ये जो पेयर होती है वो नॉन सुपर इम्पोजेबल होती है और कैसी होती है, मिरर इमेज होती है, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज।
ठीक है, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज ऑफ ईच अदर एंड रोटेट द पीपीएल लाइट इन दी सेम। और जो पीपीएल लाइट को है, जो पीपीएल लाइट को मोड़ेंगे, जैसे कि डी ग्लूकोज और एल ग्लूकोज की बात करते हैं, मान लेते हैं डी ग्लूकोज पीपीएल लाइट को 90 डिग्री राइट की ओर मोड़ता है, ठीक है ना, डी ग्लूकोज 90 डिग्री राइट की ओर मोड़ता है, तो एल ग्लूकोज 90 डिग्री ही मोड़ेगा और उल्टा, राइट नहीं, ये लेफ्ट मोड़ेगा। तो सेम डिग्री, पीपीएल लाइट को सेम डिग्री से मोड़ता है बट इन अपोजिट डायरेक्शन। जैसे अभी हमने बात किया था ना, इसमें नीचे ही देख लो, ये देखो, डी ग्लूकोज 52.7 डिग्री से रोटेट करता है, प्लस मतलब ये राइट की ओर मोड़ेगा। डी ग्लूकोज 52.7 डिग्री से इसको रोटेट करता है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी प्लस साइन, डेक्स्ट्रो रोटेटरी राइट की ओर। एल ग्लूकोज 52.7 ही मोड़ता है बट ये लीवो रोटेटरी है, एल लिखो तो माइनस लिखो, ठीक है, तो ये लेफ्ट की ओर मोड़ेगा, ठीक है। जैसे फ्रक्टोज का देख लो, फ्रक्टोज और डी फ्रक्टोज और एल फ्रक्टोज, डी फ्रक्टोज जो है, जो डी फ्रक्टोज है वो लीवो रोटेटरी है, जो और एल फ्रक्टोज है वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, ठीक है। दोनों एक सेम डिग्री से मोड़ रहे हैं बट डायरेक्शन दोनों का अलग अलग है। आ जाओ, दे हैव मोस्ट आइडेंटिकल फिजिकल दैट इज मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट एंड सोल्यूबिलिटी एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। इनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी होती है और केमिकल प्रॉपर्टी होती है ऑलमोस्ट आइडेंटिकल ही होती है, ठीक है ना, ऑलमोस्ट इनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी है एक समान रहती है, ठीक है, बट कैन बी डिस्टिंग्विश बेस्ड ऑन देयर ऑप्टिकल एक्टिविटी। इसको अंतर, इन दोनों को अलग कौन बनाता है, इसकी ऑप्टिकल एक्टिविटी, इनकी ऑप्टिकल एक्टिविटी बिल्कुल अलग होती है, ठीक है ना, अपोजिट होती है एक दूसरे के। कोई 90 डिग्री लेफ्ट मोड़ देगा तो कोई 90 डिग्री राइट मोड़ देगा, ठीक है ना, डी और एल फॉर्म। तो समझिए, इनैंशियोमर का जो पेयर होता है, इनैंशियोमर जो होते हैं तो उनकी केमिकल प्रॉपर्टी और फिजिकल प्रॉपर्टी समान रहती है, ठीक है ना, ऑलमोस्ट एक समान रहती है, बट उनकी ऑप्टिकल एक्टिविटी में डिफरेंस आता है। इन एडिशन सम ऑफ देम में स्मेल एंड टेस्ट डिफरेंटली। हो सकता है डी फॉर्म और एल फॉर्म का टेस्ट अलग अलग हो, ठीक है ना, डी फॉर्म का टेस्ट कुछ अलग लगता हो, एल फॉर्म का टेस्ट कुछ अलग हो, डी फॉर्म का स्मेल कुछ अलग हो, एल फॉर्म का स्मेल अलग हो, ठीक है, तो उनके टेस्ट और स्मेल क्या कर सकते हैं, डिफर कर सकते हैं एक दूसरे से, ठीक है। और ऑप्टिकल एक्टिविटी तो इनकी अलग होगी ही होगी, ऑप्टिकल एक्टिविटी दोनों की अलग होती है, ठीक है। An important point which you must remember that डी एल नोटेशन, जो हम डी और एल, कैपिटल डी और कैपिटल एल लिखते थे, वो किस के लिए था, वो था हमारा पोजीशन के लिए, ठीक है ना, वो था हमारा पोजीशन के लिए कि जो सेकंड लास्ट कार्बन है, जो सेकंड लास्ट कार्बन है, जो लास्ट कायरल कार्बन, जो लास्ट कायरल कार्बन है, उस कायरल कार्बन में ओ एच की पोजीशन क्या है, तो डी एल उसके लिए था। डी एल नोटेशन इज ए स्ट्रक्चरल फीचर, इट हैज़ नो को रिलेशन विद स्मॉल डी और स्मॉल एल, ठीक है। डेक्स्ट्रो रोटेटरी, लीवो रोटेटरी का कोई, इन दोनों का कोई आपस में रिलेशन नहीं है कि ये डी तो ये भी डी, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। एसोसिएटेड विद ऑप्टिकल एक्टिविटी, जो डी एल है, जो स्मॉल डी और स्मॉल एल है, ये किससे एसोसिएटेड है, ये ऑप्टिकल एक्टिविटी को दर्शाता है। स्मॉल डी क्या दर्शाता है, स्मॉल डी दर्शाता है कि ये पीपीएल लाइट के प्लेन को, ये पीपीएल लाइट के प्लेन को राइट की ओर मोड़ेगा। स्मॉल एल क्या दर्शाता है, ये बताता है आपको कि ये पीपीएल लाइट के प्लेन को लेफ्ट की ओर मोड़ेगा। वेरएज जो कैपिटल डी है वो क्या दर्शाता है, वो दर्शाता है कि जो लास्ट कायरल कार्बन है, हमारे मोनोसेक्राइड में, उसमें ओ एच की पोजीशन क्या है, राइट की ओर है तो डी, लेफ्ट की ओर है तो एल, वो इस चीज़ के लिए था, ठीक है। द डायरेक्शन एंड एक्सटेंट to which sugar rotates the plane of polarized light has to be experimentally determined, ठीक है ना। इसकी अगर हम बात करते हैं, मान लेते हैं हम, चलो बात करते हैं, हम बोलते हैं हम बात कर लेते हैं, किसकी बात करें, आयोडोज की बात करें, चलो आयोडोज ले लेते हैं, ठीक है ना। तो अगर हम बोले आयोडोज, ठीक है ना, तो बताओ कि आयोडोज जो है, कुछ अच्छा सा एग्जाम्पल नहीं है क्या, तो आयोडोज की बात करते हैं। तो आयोडोज ये पीपीएल लाइट को लेफ्ट की ओर मोड़ेगा या राइट की ओर मोड़ेगा, ठीक है, लेफ्ट की ओर मोड़ेगा या राइट की ओर मोड़ेगा, डी आयोडोज की बात करें तो लेफ्ट की ओर या राइट की ओर, सॉरी डी आयोडोज की नहीं, आयोडोज की बात कर लेते हैं, ठीक है। अरे डी आयोडोज की बात कर लो, डी मतलब डी बोलो, डी आयोडोज,
तो ये पीपीएल लाइट को लेफ्ट की ओर मोड़ेगा या राइट की ओर मोड़ेगा, इसका वो क्या होगा, एल आयोडोस। ये लेफ्ट की ओर मोड़ेगा या राइट की ओर मोड़ेगा, और ये जो एल है वो लेफ्ट की ओर मोड़ेगा या राइट की ओर मोड़ेगा पीपीएल लाइट के प्लेन को, और कितना मोड़ेगा। तो इस चीज़ का पता थ्योरेटिकली आप नहीं निकाल सकते कि कोई फॉर्मूला निकलेगा, उस फॉर्मूले में आप कुछ वैल्यू पुट करोगे और निकल जाएगा, नहीं। ये एक्सपेरिमेंटल है, हम देखेंगे इसको लेंगे अपने बीकर में, सॉल्यूशन में लेंगे और उसको लाइट पास करा के देखेंगे कि ये क्या करता है, ठीक है। ये एक्सपेरिमेंटली निकाला जाता है इस चीज़ को, ठीक है ना, कि किस डायरेक्शन में मुड़ेगा, कितना मुड़ेगा, ये एक्सपेरिमेंटली निकाला जाता है, ठीक है। इसका कोई थ्योरेटिकल वो नहीं है कि थ्योरेटिकली आप इसका पता करके रख लोगे कि कोई फॉर्मूला होगा वहाँ पे लगाओगे डीएल नोटेशन, ऐसा कुछ नहीं होता, इसको एक्सपेरिमेंटली ही निकाला जाता है। अब हम देखेंगे टेबल 5.2 विच गिव्स एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन एक्सपेरिमेंटल डिटरमाइंड वैल्यू ऑफ डीएल फ्रॉम। अब ये तो हमने देख ही लिया ना, ये तो हमने देख ही लिया कि प्लस डी जो डी ग्लूकोज है, जो एल ग्लूकोज है, डी ग्लूकोज क्या करता है, डी ग्लूकोज इज डेक्स्ट्रो रोटेटरी, डी ग्लूकोज इज डेक्स्ट्रो रोटेटरी, प्लस का साइन वही दिखाता है, या तो आप स्मॉल डी लिख सकते हो, डी ग्लूकोज इज डेक्स्ट्रो रोटेटरी, एल ग्लूकोज इज लीवो रोटेटरी, वेर एज डी फ्रक्टोज इज लीवो रोटेटरी एंड एल फ्रक्टोज इज डेक्स्ट्रो रोटेटरी। और कितना रोटेशन करता है ये भी हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये चीज़ तो हमने अब तक देख ली है, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। As we have seen that during formation of cyclic compound, जब cyclic compound बनता है, that linear and cyclic structure of a monosaccharide are interconvertible। हमने देखा था ना, जो linear structure है और जो cyclic structure है आपस में interconvertible है। linear structure cyclic बन सकता है, cyclic structure linear बन सकता है, हमने बात करी थी आपको अगर पुराना लेक्चर याद है तो। which gives rise to an interesting phenomena that is related to optical activity, जिसको हम mutual rotation बोलते हैं। देखो जो इनका इंटरकन्वर्जन हो रहा है, ठीक है ना, जो साइक्लिक फॉर्म लीनियर फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है और लीनियर फॉर्म साइक्लिक फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है, ठीक है ना। तो जो इनका आपस में कन्वर्जन चलता रहता है, उनके वजह से एक फिनोमेना आता है यहाँ पे जो ऑप्टिकल एक्टिविटी से रिलेटेड है। वो फिनोमेनन को बोलते हैं, उस फिनोमेनन को बोलते हैं हम म्यूटर रोटेशन। तो म्यूटर रोटेशन होता क्या है, सिंपल सी बात है, ज़्यादा कुछ खास नहीं है। देखो म्यूटर रोटेशन है, टेक ए सॉल्यूशन ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज, आप अल्फा डी ग्लूकोज ले लो, क्या ले लो, अल्फा डी ग्लूकोज। ये थोड़ा दिक्कत होगा मुझे इसमें लिखने में, सही से लिखो। आप ले लो इसको अल्फा डी ग्लूकोज ले लो, ठीक है। अल्फा डी ग्लूकोपायनोज पूरा नाम आपको पता होगा, ये साइक्लिक स्ट्रक्चर के लिए हम अल्फा और बीटा लगाते हैं, इसे याद है। इट्स ऑप्टिकल एक्टिविटी इज 112.2, ऑप्टिकल एक्टिविटी कितनी है इसकी, 112.2, क्या है प्लस में, ऑब्वियस सी बात है, डी ग्लूकोज है, डी ग्लूकोज क्या होता है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी। तो हाँ उसकी ऑप्टिकल एक्टिविटी इतनी है, मीन्स इतने डिग्री वो लाइट को मोड़ता है, ठीक है। बिगिनिंग में जब हमने अल्फा डी ग्लूकोज लिया, लेट्स सपोज हमने एक सॉल्यूशन लिया है, हमारे पास एक लिक्विड है, बस हमारे पास एक लिक्विड है, अभी हमने सॉल्यूशन बनाया नहीं है। मान लो अभी हमने सॉल्यूशन नहीं बनाया, अभी हमारे पास जो पाउडर है, हमारे पास क्या है, पाउडर है, ठीक है ना, हमारे पास पाउडर है। तो हमने उसमें मिलाया, तो मान लो अल्फा डी ग्लूकोज हमारे पास बना, अल्फा डी ग्लूकोज ले लो, ठीक है ना। अल्फा डी ग्लूकोज हम मान लेते हैं, चलो ऐसा नहीं मानते, चलो हम क्या मान लेते हैं, हम मान लेते हैं कहीं से हमने प्योर लिक्विड लाया, कहीं से हमने प्योर सॉल्यूशन लाया, किस चीज़ का, कहीं से हमने प्योर सॉल्यूशन लाया अल्फा डी ग्लूकोज का, किस चीज़ का, अल्फा डी ग्लूकोज, ठीक है। तो जब इसकी ऑप्टिकल एक्टिविटी शुरू में नापी हमने, जब इसकी ऑप्टिकल एक्टिविटी नापी तो वो आई कितनी, 112.2, ठीक है। हाउएवर विद द टाइम, समय के साथ साथ इट्स ऑप्टिकल एक्टिविटी स्टार्ट्स चेंजिंग, इसकी ऑप्टिकल एक्टिविटी चेंज हो गई और फाइनली जाके वो 52.7 पे आके स्टॉप हो गई। मीन्स अब इससे चेंज नहीं हो रहा। ऑप्टिकल एक्टिविटी शुरू में कितना था, 112.2, फिर चेंज होते होते ये 52.7 पे आके रुक गया, कि अब इससे ज़्यादा चेंज नहीं हो रहा, ठीक है ना। तो 52.7 पे आके ये स्टेबलाइज हो गया ऑप्टिकल एक्टिविटीज़ की। सिमिलरली इफ यू अलाउ ए सॉल्यूशन ऑफ बीटा डी ग्लूकोज, आप बीटा डी ग्लूकोज ले लेना, आप अल्फा डी ग्लूकोज लिए हो तो आपका स्टार्टिंग में क्या आ रहा था, स्टार्टिंग में ये आ रहा था और फाइनली जाके स्टेबलाइज कितने पे हुआ, 52.7 डिग्री पे, ये स्टार्टिंग में था और ये एट द एंड आपके पास ये बना।
जब बीटा डी ग्लूकोज लोगे, जब आप बीटा डी ग्लूकोज लोगे तो उसकी स्टार्टिंग की जो ऑप्टिकल एक्टिविटी होती है वो कितनी होती है 18.7, ठीक है, कितनी होती है 18.7 डिग्री, ठीक है ना, 18.7 डिग्री बीटा डी ग्लूकोज की 18.7 टू स्टैंड इन ए टेस्ट ट्यूब फॉर सम टाइम, कुछ समय के लिए इसको छोड़ दो, यू वुड स्टिल एंड अप हैविंग ए सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज विद ऑप्टिकल एक्टिविटी 52.7। अब भी आपको जो लास्ट में मिलेगी ऑप्टिकल एक्टिविटी वो कितनी मिलेगी, स्टार्टिंग में कितनी थी इतनी, थोड़ी देर बाद देखोगे आपको तो कितना मिलेगा 52.7 डिग्री, इतनी आपको मिलेगी ऑप्टिकल एक्टिविटी, ठीक है। मीन्स इसका भी ऑप्टिकल एक्टिविटी चेंज हो गया, इसका ऑप्टिकल एक्टिविटी चेंज हो गया। The process involves conversion of alpha D glucose and beta D glucose. Why linear D glucose stabilizing as equilibrium mixture containing 63.6% beta D glucose and 36.4% alpha D glucose। देखो क्या हुआ, जब आपने इनिशियल यूज किया, ऊपर वाले की बात करते हैं, जब आप इनिशियल आप अल्फा डी ग्लूकोज यूज कर रहे हो तो समय के साथ साथ अल्फा डी ग्लूकोज से बीटा डी ग्लूकोज में कन्वर्जन होने लग गया, अल्फा डी ग्लूकोज कन्वर्ट होगी बीटा डी ग्लूकोज बन गया। कैसे बना, देखो अल्फा डी ग्लूकोज आपको पता नहीं क्या है, ये है आपका साइक्लिक स्ट्रक्चर, ठीक है, तो ये साइक्लिक स्ट्रक्चर पहले लीनियर स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो गया, आपको पता है ये होता है, ठीक है, ये साइक्लिक स्ट्रक्चर पहले लीनियर स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो गया, देन ये लीनियर स्ट्रक्चर कन्वर्ट हो गया किसमें, ये लीनियर स्ट्रक्चर कन्वर्ट हो गया वापस से साइक्लिक स्ट्रक्चर में, और वो साइक्लिक स्ट्रक्चर बीटा डी ग्लूकोज बन गया, बीटा डी ग्लूकोज बन गया, ठीक है ना, वो साइक्लिक स्ट्रक्चर बीटा डी ग्लूकोज बन गया। तो जो हम अल्फा डी ग्लूकोज बोल रहे हैं, जो हम अल्फा डी ग्लूकोज हम लेके आए थे, तो वो इंटर कन्वर्टेबल अल्फा डी ग्लूकोज जो साइक्लिक स्ट्रक्चर है वो इंटर कन्वर्टेबल है अपने लीनियर स्ट्रक्चर के साथ, तो वो लीनियर स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हुआ। अब जो लीनियर स्ट्रक्चर है वो अल्फा डी ग्लूकोज भी बन सकता है और उसकी पॉसिबिलिटी बीटा डी ग्लूकोज बनने की भी है। अब जो लीनियर स्ट्रक्चर आपके पास फॉर्म हुआ है तो दो पॉसिबिलिटी है कि वो अल्फा डी ग्लूकोज बन जाए या तो वो बीटा डी ग्लूकोज बन जाए, दोनों पॉसिबिलिटी है, तो दोनों ही बनती है, अल्फा फॉर्म भी बनता है बीटा फॉर्म भी बनता है, अल्फा फॉर्म भी बनता है बीटा फॉर्म भी बनता है ना, तो आपको एक मिक्सचर देखने को मिल जाएगा। तो एट लास्ट जब आपका इक्विलिब्रियम आएगा तो आपके पास क्या बच जाएगा 63.6% आपका बीटा डी ग्लूकोज रहेगा और 36.4% आपका अल्फा डी ग्लूकोज रहेगा, ठीक है ना, और यहाँ पे इक्विलिब्रियम अटेन हो जाएगा। मीन्स अभी चीज़ें बदल रही है बट अब ये वैल्यूज चेंज नहीं हो रही है, ठीक है, अभी डायनेमिक्स है सिस्टम में, अभी सिस्टम स्टॉप नहीं है, अभी वो इंटरकन्वर्ट हो रहा है बट अब इक्विलिब्रियम अचीव हो गया इस चीज़ पे, ठीक है ना। तो सिंपल सी बातें हैं कि हमने लिया अल्फा डी ग्लूकोज, साइक्लिक स्ट्रक्चर था वो लीनियर स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हुआ, अब लीनियर स्ट्रक्चर वापस से साइक्लिक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होगा, तो अब दो पॉसिबिलिटी है कि ये अल्फा फॉर्म बनाएगा, ये जो लीनियर स्ट्रक्चर वो अल्फा फॉर्म भी बन सकता है और ये बीटा फॉर्म भी बन सकता है, दोनों पॉसिबिलिटी है, तो दोनों ही बनती है। तो बीटा फॉर्म ज़्यादा बनता है आपका, बीटा फॉर्म 63.6% आपका बीटा फॉर्म बनता है और 36.4% आपका अल्फा फॉर्म बनता है, ठीक है ना। और जब आपकी इक्विलिब्रियम अटेन हो जाएगी तब जो आपके पास है चीज़ें कि जिसकी जितनी इसकी परसेंटेज है और ये जो परसेंटेज है दोनों एक जैसे एक समय पे आके क्या हो जाएंगी, चेंज नहीं होंगी, वो कांस्टेंट रह जाएंगी, ठीक। इंटर कन्वर्जन फिर भी चल रहा होगा, इंटर कन्वर्जन अभी भी हो रहा होगा बट जो इनका परसेंटेज है वो चेंज नहीं हो रहा होगा अब, ठीक है। तो अब दोनों ही केस में जब आप अल्फा डी ग्लूकोज ले रहे हो, जब आप अल्फा डी ग्लूकोज लेके आपने स्टार्टिंग किया, ये तो आप जब बीटा डी ग्लूकोज लेके आप जब स्टार्टिंग कर रहे हो, दोनों के केस में लास्ट में आपके पास 63.6% आपका बीटा डी ग्लूकोज बचेगा और 36.4% अल्फा डी ग्लूकोज बचेगा। मीन्स दोनों ही केस में आपका समान आ जाएगा ये चीज़ें, ठीक है ना, परसेंटेज दोनों की समान आ जाएंगी, ठीक है। दोनों ही केस में आप जब बीटा डी ग्लूकोज से अपने स्टार्ट करो, बीटा डी ग्लूकोज से आप अपना एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करो बीटा डी ग्लूकोज से, और आप अल्फा डी ग्लूकोज लेके स्टार्ट करो, तो फाइनली आपका बचेगा क्या, फाइनली आपका क्या होगा, आपका 63.6% आपका बीटा फॉर्म रहेगा, बीटा डी ग्लूकोज रहेगा, और बाकी का जो 36.4% है वो रहेगा आपका अल्फा डी ग्लूकोज, ठीक है। तो दोनों ही केस में आपकी ऑप्टिकल एक्टिविटी तो बराबर पे आके रुकनी चाहिए, तो हाँ, तो ऑप्टिकल एक्टिविटी आपकी 52.7 डिग्री पे आके रुक जाती है,
ना, ये कांस्टेंट हो जाती है 52.7 डिग्री पे स्टेबलाइज हो जाती है। दिस प्रोसेस ऑफ चेंज इन ऑप्टिकल रोटेशन ऑफ ए सुगर सॉल्यूशन अपॉन स्टैंडिंग इज कॉल्ड म्यूटर रोटेशन। मीन्स कि जो ऑप्टिकल एक्टिविटी शुरू में 112 का दिखा रहा था, ऑप्टिकल एक्टिविटी शुरू में 112.2 का दिखा रहा था और फाइनली वो 52.7 पे आ गया। मीन्स ऑप्टिकल एक्टिविटी चेंज हो गई है। तो चेंज इन ऑप्टिकल एक्टिविटी ऑफ ए सॉल्यूशन अपॉन स्टैंडिंग की थोड़ी देर उसको रखने पे समय के साथ वो ऑप्टिकल एक्टिविटी चेंज होना, समय के साथ ऑप्टिकल एक्टिविटी का चेंज हो जाना और एक समय पे जाके कांस्टेंट हो जाना, इसी को बोलते हैं म्यूटर रोटेशन। इसी को बोलते हैं हम म्यूटर रोटेशन। इट इज ए प्रॉपर्टी ऑफ हेमी एसिटल और हेमी केटल। ये हेमी एसिटल और हेमी केटल का ही क्या है, प्रॉपर्टी है। मीन्स आपका जो ये आपका ग्लूकोज के साथ हो रहा है, तो ये आपका किसके साथ हो सकता है, ये फ्रक्टोज के साथ भी ऐसे ही हो सकता है। ठीक है ना, आपके फ्रक्टोज के साथ भी ऐसा हो सकता है। आपको पता होगा कि जो आपका फ्रक्टोज है, एक सेकंड, हाँ, जो आपका फ्रक्टोज है वो कीटोज शुगर है। ठीक है ना, वो कीटोज शुगर है। तो वो बनाएगा क्या, 5 मेंबर वाला रिंग बनाएगा। ठीक है ना, वो 5 मेंबर वाला रिंग बनाएगा जिसको आप फ्यूरेनोज बोलते हो। ठीक है ना, फ्यूरेनोज बनाता है। तो उस केस में भी ऐसे ही होगा। ठीक है ना, वहां पे भी हमने देखा था, वहां पे भी अल्फा फॉर्म और बीटा फॉर्म बनता है। ये जो पायरेनोज बनाता है, ग्लूकोज क्या बनाता है, ग्लूकोज पायरेनोज बनाता है। ठीक है ना, वो फ्यूरेनोज बनाता है। तो फ्यूरेनोज और पायरेनोज दोनों में ही अल्फा फॉर्म और बीटा फॉर्म होते हैं। इसे अगर आप देखना चाहो, देखो, ये रहा आपका 5 मेंबर रिंग वाला जो हम फ्रक्टोज की बात करें, ये रहा आपका बीटा फॉर्म। ठीक है ना, OH की पोजीशन के हिसाब से। OH अगर नीचे है तो अल्फा बोलते हैं, OH अगर ऊपर है तो बीटा बोलते हैं। समझ गए। हेमी एसिटल और हेमी कीटल दोनों के केस में ये चीजें पॉसिबल होती है। अब ये मत पूछना हेमी एसिटल है और हेमी कीटल क्या है, जैसे कि स्टार्टिंग में ही बताया था जब ये यूनिट स्टार्ट हो रहा था, तभी की बात है। अब हम कहाँ पे आ गए इधर। हम्म तो यूनिट खत्म हो रही है, नहीं अभी है आगे। हाँ, मैं टॉपिक ऐसे ये चीजें देख लो। जो अल्फा डी ग्लूकोज है, जो प्योर अल्फा डी ग्लूकोज था, 112.2 डिग्री दे रहा था स्टार्टिंग में। और ये स्टार्टिंग में कितना दे रहा था बीटा डी ग्लूकोज, 18.7 डिग्री। ठीक है, जब दोनों आपस में जब इक्विलिब्रियम अटेन हो जाता है तब कितना देता है दोनों, जब स्टेबलाइज हो जाते हैं तब 52.7 देता है। ठीक है ना, म्यूलर रोटेशन इक्विलिब्रियम पे। तो आप सिंपली इक्विलिब्रियम बोल सकते हो, इक्विलिब्रियम पे इतना देता है। और इक्विलिब्रियम पे क्या होता है, बीटा डी ग्लूकोज ज्यादा होता है। इक्विलिब्रियम पे बीटा डी ग्लूकोज ज्यादा होता है। कितना होता है, अराउंड 64%। आप 63.6 याद रखो या तो 64 रखो, याद रखो सिंपली सी कि अ, आपका इक्विलिब्रियम पे जो बीटा डी ग्लूकोज होता है वो ज्यादा होता है, वो होता है 64 और दूसरा होता है 36। ठीक है, अल्फा डी ग्लूकोज होता है इक्विलिब्रियम पे 36%। 36% अल्फा डी ग्लूकोज, अल्फा वाला 36% और बीटा वाला 64%। ठीक है, तो अब ये कुछ क्वेश्चन है, आई आई होप आप कर लो ये सब चीज़ों को। सिंपल सिंपल सी बातें हैं। देखो ये देख लेता हूँ। टू सुगर विच टू सुगर विच डिफर इन देयर कॉन्फ़िगरेशन एट एनोमेरिक कार्बन। एनोमेरिक कार्बन पे अगर कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट दिखा दे तो उसको एनोमर्स बोलते हैं। सिंपल सी बातें हैं। इन ग्लूकोज ओरिएंटेशन ऑफ OH ग्रुप एट पेनल्टीमेट कार्बन मीन्स आपका सेकंड लास्ट कार्बन, ये तो लास्ट कायल कार्बन की बात करी जा रही है। डिटरमाइंस, तो OHL डिटरमाइन करता है, DL सीरीज को डिटरमाइन करता है। टू सॉल्यूशन ऑफ फॉलोइंग शुगर हैव म्यूटर रोटेशन शो करेगा। डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन तो ये आपकी ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करती ही नहीं है, ये ऑप्टिकल एक्टिविटी शो ही नहीं करेगा। राइबोज ये करेगा, ग्लूकोज करेगा, फ्रक्टोज करेगा, राइबोलोज भी करेगा। ये दोनों रिंग फॉर्म करते ही नहीं है। ठीक है ना, ये दोनों रिंग फॉर्म करते ही नहीं है।
ये दोनों रिंग फॉर्म नहीं करते हैं। क्यों? मेंबर ही नहीं है उतने कि ये रिंग फॉर्म कर सके। चेक करना, जैसे आप बात कर रहे हो इरिथ्रोलोज और इरिथ्रोज की, देख लो, ये बोलो स्ट्रक्चर याद रखो। अब कम से कम इतना याद रखो कि कितने कार्बन से बना हुआ है, तो आपको आइडिया मिल जाएगा कि हाँ रिंग फॉर्म करेगा नहीं। देखो 4 मेंबर, कहाँ से रिंग फॉर्म हो जाएगी, कहाँ से रिंग फॉर्म कर लोगे आप। और क्या था इरिथ्रोज, देखो 4 मेंबर, कहाँ से रिंग फॉर्म हो जाएगा। तो ये रिंग फॉर्म हो ही नहीं पाएगा, रिंग नहीं बना पाएगा। तो जब रिंग नहीं बना पाए तो क्या अल्फा एनोमर और क्या बीटा एनोमर, क्या फॉर्म होगा, होगा कुछ, समझ रहे हो। रिंग तो बनना चाहिए ना, साइक्लिक स्ट्रक्चर बनेगा ही नहीं। अरे ये बाकी क्वेश्चन भी आप देख लेना, इसमें सिंपल सिंपल सी बात है। एक देखो ये दिखा देता हूँ। एन एल्डो पेंटोज हैज डैश स्टीयर। देखो एल्डो है मीन एल्डिहाइड ग्रुप है, एल्डिहाइड ग्रुप है, CHO है। पेंटोज मीन 5 कार्बन है, 5 कार्बन वाला एल्डिहाइड ग्रुप है। एल्डो पेंटोज ठीक है ना, एल्डिहाइड ग्रुप है। हैज कितना स्टीरियो आइसोमर होगा इसका, 5 कार्बन है ना, 1 2 3 4 5। क्या है, एल्डिहाइड ग्रुप है ना, तो ऊपर CHO होगा, नीचे CH2OH। तो ये तीनों कार्बन कैसे हो गए, कायरल। तो आपको पता चल गया 3 कायरल कार्बन है, 3 कार्बन कायरल है, 3 कार्बन कायरल है। तो कितने स्टीरियो आइसोमर बनेंगे, क्या कर दोगे आप, 2 की पावर n, तो 2 की पावर 3, 3 कार्बन है ना कायरल, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 4 की पावर 8, तो ये 8 बनेंगे इसके, सॉरी यहाँ पे नहीं, 8। मोस्ट ऑफ द मोनोसेकेराइड इन नेचर आर, मोस्ट ऑफ द मोनोसेकेराइड कैसे होते हैं आपके, डी फॉर्म होते हैं, ठीक है ना। ये देख लेना, ये सिंपल सिंपल सी बातें हैं। आप यहाँ तो डायरेक्ट स्ट्रक्चर पूछ लिया गया, स्ट्रक्चर पूछ लिया गया, जो डी एल फॉर्म, डी फॉर्म या तो एल फॉर्म बन जाएगा। डी फॉर्म बनाना है, आप दोनों ही बना सकते हो, सारा का एक एक अच्छा लेक्चर में दिया था, मैं बताया था ट्रिक कैसे बनाते हैं, ट्रिक भी बताया था आपको। तो चलो आज तो अब यहीं पे खत्म करेंगे, आगे क्या है। With all understanding, you now know that monosaccharide have multiple functional group। monosaccharide have multiple functional group, दो ही तो functional group हमने देखे हैं। These groups undergo different chemical reactions to yield a number of useful monosaccharide derivatives. We shall discuss some of these sugar derivatives in। हाँ अभी हम देखेंगे आगे कि जो इसके फंक्शनल ग्रुप है वो कैसे रिएक्ट करते हैं और क्या बनाते हैं, क्या कोई डेरिवेटिव बनाते हैं, ठीक है ना। आज के लेक्चर में हम इतना ही देखेंगे। तो आज के लेक्चर में हमने बेसिकली बात की ऑप्टिकल एक्टिविटी की, और कुछ क्वेश्चंस थे जो सिंपल सिंपल ही हैं आपको सारे। अब स्ट्रक्चर पे फोकस करना है, ठीक है ना, स्ट्रक्चर पे फोकस, खुद को डायरेक्ट स्ट्रक्चर पूछ लिया जाता है एग्जाम के भी। एक बार खत्म हो जाए ये वाला यूनिट, सॉरी ये वाला पूरा कोर्स खत्म हो जाए, तो ये वाला पूरा कोर्स खत्म होने के बाद हम क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलो मिलते हैं अगले लेक्चर में।